हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने अभी तक एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर ली इससे पहले की वीडियो में, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थी। आज हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, और साथ में एक्सरसाइज 3.4 जो आगे की एक्सरसाइज है जो एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है वो कौन सी है। तो आगे की जो एक्सरसाइज है वो 3.4 है और 3.4 को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर एक्सरसाइज 3.4 के माध्यम से एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 जो है वो एलिमिनेशन मेथड पर ही पूरी एक्सरसाइज ये बेस्ड है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 3.3 वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थी। उसके सारे क्वेश्चंस इससे पहले की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये पूरी एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले कितने दिए गए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशंस लिख दी गई हैं और आपको एलिमिनेशन मेथड से इन्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे सरल मेथड है और सबसे जल्दी ये आंसर्स लाता है, यानी जो सॉल्यूशंस है सबसे जल्दी लाते हैं इससे। तो ये तो बहुत सरल है ये मेथड, और ये जो सवाल यहाँ पर दिए गए हैं ये भी बहुत सरल है, आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, और अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है एलिमिनेशन मेथड तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बनाया है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिनको तीनों मेथड्स को एक ही वीडियो में हमने बनाया है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट क्या है देखते हैं। x/2 प्लस x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन इस तरह से दे रखी हैं और x y की वैल्यू हमें बतानी है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से बतानी है। क्या ये सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, कोई भी मेथड लगा दो आ जाएगा आंसर, लेकिन एलिमिनेशन मेथड आपको बोला गया है तो फिर लगाना है एलिमिनेशन मेथड। अब बाकी के 3 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो क्योंकि इतने सरल सवाल हैं कि उनको लगाया जा सकता है। अगर मान लो वो समझ में नहीं आ रहा तो चौथा सवाल आप देखो हम कैसे लगा रहे, इसमें इसी मेथड से बाकी के 3 सवाल भी लगेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन नंबर 1 में कुछ फ्रैक्शन में है और हम फ्रैक्शन नहीं चाहते इक्वेशन में। क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो अगर हमें फ्रैक्शन खत्म करना हो ऊपर वाली इक्वेशन, तो आप देखो 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 है। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे इधर भी और 6 से मल्टीप्लाई कर दे इधर से, तो एलसीएम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी नहीं, जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू है 2 मतलब अपॉन 2 में अपॉन 3 में, ये दोनों जो है खत्म हो जाएगी। ठीक, कैसे? 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते उधर, तो आप देखो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2/3y इज इक्वल टू 6। इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन जो बन गया है वो ये आई है। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन भी क्या है? दूसरी इक्वेशन भी ये अपॉन 3 में है, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो अपॉन में 3 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करती है इस इक्वेशन को, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू एक्स माइनस
3y डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 × 3, ठीक। तो देखिए क्या हुआ, 3 × x 3x हो गया और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या हम कोई इक्वेशन और, ये 1 ही इक्वेशन नंबर 1 ही है एक्चुअल में। जो ये इक्वेशन 1 लिखी गई है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद, और इक्वेशन 2 जो ये लिखी गई है इसको आप ऐसे लिख सकते हो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। लेकिन इस तरह से आप इस तरह लिखा हमने, इस तरह से हमने इसलिए लिखा ताकि कैलकुलेशन जल्दी से हो सके। अब देखो कैलकुलेशन क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, एलिमिनेशन नाम से ही पता करना है कि कोई ना कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा हमें, बिल्कुल। तो एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या बताया था कि x का कोफिशिएंट बराबर करो या तो y का कोफिशिएंट बराबर करो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो इस दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट भी 3 है। इसका मतलब हमें कोफिशिएंट बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोफिशिएंट पहले से बराबर है, ठीक है। अगर x का कोफिशिएंट बराबर है, दोनों इक्वेशंस के अंदर x का कोफिशिएंट बराबर है, तो करना क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब अगर आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 3x ऊपर से, यानी इक्वेशन 1 से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो कैसे आएगा। इक्वेशन 1 लिखा हमने 3x + 4y, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड लिखा हमने, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, यानी ये 3x - y, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। और लेफ्ट हैंड साइड में इधर जो लिखा हुआ है, इधर -6 और इधर यहाँ क्या लिखा है -9, तो -9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। -6 से, अरे भाई बराबर के जो उधर रखा है -6 बराबर के इधर लिखा, तो ये आपस में अलग सब्ट्रैक्ट होगा और ये आपस में अलग अलग सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से क्या है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, नहीं तो ऐसे इस सवाल को डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था, ठीक। तो देखो यहाँ से 3x अगर हम माइनस अंदर ले जाएंगे, तो देखो 3x अगर हम माइनस अंदर ले जाएंगे तो 3x + 4y माइनस का 3x और प्लस का y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -15 के, ठीक है, -15 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 3x और 3x कैंसिल हो गया, और 3x y कितना है, 4y + y कितना, 5y हो गया। इसका मतलब 5y बराबर किसके है, 5y बराबर है -15 के है, तो इसका मतलब y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 5 × 15, यानी y हो जाएगा -3। अगर y -3 आ गया तो x कितना आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी y की वैल्यू -3 आप पुट कर दो। जैसे मान लो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में हम y की वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर y की वैल्यू यहाँ -3 पुट करोगे तो देखिए कितना आएगा 3x, और -3 पुट करोगे तो -3 पुट कर देते हैं = 9। अरे भाई इक्वेशन नंबर 2 में हमने y की वैल्यू -3 पुट की है, तो 3x था, 3x लिखा, माइनस का साइन लगा, -3 y की वैल्यू आई तो -3 पुट कर दी। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3x + 3 हो जाएगा = 9 हो जाएगा। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो यानी 3x = 6। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 6/3, 3 × 2 = 6, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। यही होगा सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो आप देख सकते हो कि कितने आराम से, कितने धीरे धीरे मेथड से, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने जो है एलिमिनेशन मेथड को लगा के सॉल्यूशंस निकाल लिए, ठीक है। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। अगर सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, जिनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है सब्ट्रैक्शन में, वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड हमें सीखना तो वो मेथड होगा जो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने वाला मेथड है। कब तक ये करते जाएंगे, तो हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तो हमने लिख दिया है, x = 2 और y = -3, लेकिन डायरेक्ट आपको कैसे करना है वो हम बताते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना होता है डायरेक्ट। जब फाइनली आपको समझ में अगर अच्छे से आ रहा है ये मेथड, तो आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 3x, इक्वेशन नंबर 1 है 3x और 4y = -6, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर 3x - y, 3x - y = -9,
ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता क्या है कि जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव साइन लगा दो, और जहाँ निगेटिव है वहाँ पॉजिटिव साइन पलट दो बस केवल। ठीक, क्यों पलट दो साइन? देखो मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने सब्ट्रैक्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 को, तो बाद में देखो माइनस अंदर जाता है ना, तो माइनस अगर जो प्लस था ये देखो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो देखो प्लस हो गया, तो इसीलिए तो हमने यहाँ साइन पलट दिया, क्योंकि माइनस करोगे ना माइनस का साइन। अच्छा अब देखो, अब ये ऊपर जो साइन है उसको भूल जाएंगे, ये जो नीचे साइन है इसको लेंगे, तो यहाँ देखो माइनस का 3 और यहाँ देखो प्लस का 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ देखो प्लस का वाई, यहाँ देखो प्लस का वाई, तो इसका मतलब प्लस 4y प्लस वाई यानी 5y, तो ये क्या आ गया 5y आ गया। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया 5y आ गया, प्लस का 5y आ गया। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, तो 9 6 15, तो माइनस का 9 और माइनस का 6, तो 9 6 15 आ जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आप क्या लिखोगे 5 3 15। ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा, ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू माइनस का 3 है, यही वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो x का वैल्यू अपना 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड इस तरह से एलिमिनेट करके लगाते हैं डायरेक्ट। ये वाला मेथड, ये जो तरीका है हमने माइनस किया है अलग अलग लिख के, ये उन लोगों के लिए जैसे मान लो किसी को समझ में नहीं आता है, जैसे हमने डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व करते और यहाँ पर माइनस प्लस अपने आप लिख देते तो समझ में नहीं आती बात। अब आपके समझ में आ रही होगी कि भाई क्यों हमने माइनस साइन नीचे लगाया है और 9 6 15 माइनस 15 क्यों लिखा है, क्योंकि जब 6 में से माइनस करोगे 9 को तो माइनस 9 हो जाएगा, साइन आ जाएगा तो माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है पार्ट 4 जो है पहले का कंप्लीट होता है, और बाकी के जो तीनों पार्ट हैं आगे के वो इसी तरह से कंप्लीट होंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का, वो बहुत ही सरल है, बाकी के तीनों पार्ट आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे, तो आप ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इक्वेशंस, क्योंकि क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 2 है सवाल का, एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 उसमें जो है डिटेल में दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इक्वेशंस भी बनानी है हमें और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solutions if they exist by the elimination method। और पहले वाले क्वेश्चंस में एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों दे रखा है, तो दोनों मेथड से लगाने हैं वो आपको, पहले के जो क्वेश्चंस है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस का पहला हम सवाल देखते हैं क्या है। तो दूसरा क्वेश्चंस का पहला पार्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखिए बहुत सिंपल सवाल है। लैंग्वेज का सारा खेल होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। अगर आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप चीज़ें अच्छे से कर पा रहे होंगे, और नहीं समझ में आ रही है लैंग्वेज का, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस का भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखे थे बिल्कुल उसी तरह से हम लैंग्वेज यहाँ पर सवाल को इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोई यहाँ पर लेट द, पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन भी x अपॉन वाई। फ्रैक्शन हमने माना x अपॉन वाई, मैंने फ्रैक्शन माना है। ठीक है, अब फ्रैक्शन में देखो क्या बताया गया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन से अगर हम x अपॉन वाई फ्रैक्शन है, और अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर से, यही बोला सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 अपॉन 1, यानी फ्रैक्शन फिर क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो हमने कहा ठीक है, x में अगर हमने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन 1 बन गया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 यानी 1 हो गया तो 1 हमने लिख दिया। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 निकलेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ जब सॉल्व करेंगे, यानी एक कंडीशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में बताई गई है उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट जो कंडीशन, दूसरी कंडीशन बताने के लिए करें कि
इट बिकम्स 1/2, यानी जो फ्रैक्शन है वो कह रखे हैं 1/2 बन जाता है इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में अगर हम केवल 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन 1/x/y है। तो हमें तो x/y की वैल्यू चाहिए, अगर x/y की वैल्यू आ गई तो फ्रैक्शन बन गया और यहीं से x/y की वैल्यू निकलेगी। ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, आप देखो करना क्या है कि ऊपर वाले कंडीशन में अगर ये 1 लिखा है केवल तो आप समझ गए होंगे कि 1/1 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 इज इक्वल्स टू y-1 आ जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि x माइनस वाई और ये -2, ये उधर जाएगा तो -2। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। जो कंडीशंस दे रखी है उससे हमें इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक। दूसरी कंडीशंस ये है, इससे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2x भाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 तो y+1 आ जाएगा, ठीक है। y+1 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक। अब हमें इसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई x और y का जो कोफिशिएंट है क्या बराबर है? तो आप कहोगे एक्स वाई का कोफिशिएंट, हाँ बिल्कुल, एक्स वाई एक ऐसा यहाँ पर वेरिएबल है जिनके दोनों कोफिशिएंट, यहाँ भी कोफिशिएंट इसका -1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट इसका -1 है। अगर कोफिशिएंट बराबर है, सेम साइन है, तो करना क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है? जो हमने अभी तक लिखा था बट डायरेक्ट हम वही तरीका लिखेंगे, ठीक है। x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 लिखा हमने, -2 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा? यहाँ का साइन से हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो साइन कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना। अरे भाई दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर माइनस है कि नहीं? यहाँ पर माइनस नहीं है, तो जब माइनस नहीं है तो माइनस थोड़े ना पहले लगाएंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब माइनस लगाएंगे। भाई माइनस लगाने से क्या होता है कि जब इक्वेशंस को आप माइनस कर रहे होते हो, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन माइनस कर रहे होते हो, तो नीचे का साइन अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला साइन कंसिडर करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। नहीं गलत हो गया, 2 + 1 कैसे? क्योंकि ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 और प्लस का 1 है ना, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 तो कितना हो गया? माइनस का x, तो ये कितना आ गया? माइनस का x, तो देखो -x है। अच्छा देखो प्लस का y माइनस का y, तो y तो कैंसिल हो गया, y तो कैंसिल हो गया भाई, प्लस का y यहाँ पर है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का y तो y कैंसिल हो गया। अब इक्वल्स टू y जब कैंसिल हो गया तो कट ही गया, ठीक है। -1 -2 तो -3 आ गया। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ गई है तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख दो। आप कहोगे नहीं हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो ठीक है इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो, इसमें रख दो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, तो यहाँ रखो 3, तो 2 देखो 3 यहाँ x की वैल्यू 3 हमने रख दी, y इज इक्वल टू 1। क्या होगा सॉल्व होकर? 3 2 6 आ जाएगा, y उधर 3 2 6 आ जाएगा, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितना आ गई? y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अरे y उधर ले जाओ, 1 इधर लाओ तो 6 में से 1 गए, 5 हो गया, y की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या आंसर आ गया? सॉल्यूशन मिल गया। दोनों इक्वेशंस के आपको सॉल्यूशंस मिल गए, लेकिन आपको फ्रैक्शन थोड़े ना मिला, फ्रैक्शन तो x/y था। तो फ्रैक्शन अगर x/y था तो फ्रैक्शन कितना होगा फिर हमारा? फ्रैक्शन कितना होगा? ये x/y हो जाएगा, x/y यानी फ्रैक्शन हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई है? 3 और y की वैल्यू कितनी आई है? 5, यानी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/5। यही हमारा आंसर होगा। आपने देखा कि कैसे सवाल के माध्यम से जो सवाल जो चीज़ बोल रहा था आपको सिर्फ वही काम करना है, जो सवाल बोल रहा है बस वही काम करोगे, आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व करने का तरीका हमें आता ही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3/5 इस सवाल का फ्रैक्शन बनेगा जाके। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, लगाते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। Five years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो वही है, क्वेश्चंस जैसा बता रहा है, सिर्फ आपको वैसे ही काम करना है।
नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि आज नूरी की क्या उम्र है x और सोनू का y मान लेते हैं। इस समय प्रेजेंट में जो हम बात कर रहे हैं, इस समय नूरी का एज मान लेते हैं x और सोनू का एज मान लेते हैं y। ठीक, अब इसमें कुछ 10 साल पहले, 10 साल बाद, 5 साल पहले की बातचीत की गई, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे तो इसमें पहला स्टेटमेंट ये लिखा है कि पहला जो चीज़ें बताई गई हैं कि 5 ईयर एगो की बात करें, 5 साल पहले की बात करें, अगर नूरी की एज आज x है, सोनू की एज आज y है, तो 5 साल पहले कितनी एज रही होगी? अगर आज आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? तो आप कहोगे 15 माइनस 5, 10 साल के रहे होंगे पहले। तो अगर आज उम्र x है, सोनू की उम्र आज y है, नूरी की आज x है, तो 5 साल पहले कितनी उम्र रही होगी? तो आप कहोगे 5 साल पहले इनकी जो एज रही होगी वो x माइनस 5 रही होगी नूरी की, और सोनू की y माइनस 5। 5 साल पहले की एज है ये, आप पता है ना 5 साल पहले की, क्यों हमने ये चीज़ लिखी है x माइनस 5 और y माइनस 5। ठीक, तो 5 साल पहले की बात ये कर रहे हैं। अब देखो 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? x माइनस 5 और सोनू की थी y माइनस 5। लेकिन एक बात और लिख रखे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की उम्र है x माइनस 5 और सोनू की उम्र है y माइनस 5, और 5 साल पहले की कह रहे हैं कि नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। भाई यही तो बोला है ना, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी अगर 3 गुना ज़्यादा थी 5 साल पहले, तो अगर ये 3 गुना ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? 3 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अरे कोई चीज़ है, जैसे मान लो एक बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ए है और बी है, ए है और बी है, ए बी का 3 गुना है। अगर ऐसे ए और बी है, ए बी में क्या रिलेशन है कि ए जो है बी का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, ए क्या है? 3 टाइम्स ऑफ बी है। क्या है? 3 टाइम्स ऑफ बी। ए है 3 टाइम्स ऑफ बी। तो अगर ए और बी को बराबर करना है तो हमें 3 टाइम्स ऑफ बी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से 3 गुना है। ए जो है बी से पहले से 3 गुना है, तो 3 टाइम्स बी का कर दे तो इसके बराबर आ गया, तो बराबर हो गया। ठीक, ऐसे ही नूरी जो थी 5 साल पहले वो 3 गुना थी किससे? सोनू से। तो सोनू का हमने 3 गुना किया और बराबर रख दिया। ठीक, बराबर हो गया ये। अब अगली बात क्या है यहाँ पर? 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 10 साल के बाद आपकी उम्र कितनी होगी? तो आप कहोगे 15 साल आज क्या है? आज है, तो 10 साल बाद 15, 10, 25 साल के होंगे। तो 10 साल बाद इनकी उम्र कितनी होगी? अगर नूरी की उम्र आज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगी और सोनू की उम्र y प्लस 10 हो जाएगी। लेकिन 10 साल के बाद वाली जो बात है उसमें ये लिखे हुए हैं कि 10 ईयर लेटर क्या होगा कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी 2 गुना बड़ी होगी इस केस में 10 साल के बाद है। अगर नूरी की उम्र 2 गुना ज़्यादा होगी लिख रखें तो सोनू की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करके आप बराबर रख सकते हो कि नूरी इस समय 2 गुना ज़्यादा बड़ी है सोनू से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा? 2 कंडीशंस आपको मिल गई। ठीक, 2 कंडीशंस आपको मिल गई, यहीं से हम इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वस टू 3y माइनस 15। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो x माइनस 3y इज इक्वस टू 5 उधर जाएगा, तो माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर बन गया। दूसरा इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हो, x प्लस 10 इज इक्वस टू 2y प्लस 20, तो दाम 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो ये 10 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 है ये। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन सॉल्व करना हमें एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से आता है। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करना है तो इक्वेशन नंबर 1 लिखो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
अच्छा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ बिल्कुल कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अच्छा किस कंडीशन में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जब दोनों का जो x का और y का जो कोफिशिएंट है वो मैच ना कर रहा हो, तो बराबर ना हो, तो हम फिर बराबर करते हैं तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर तो पहले से x का कोफिशिएंट बराबर है तो फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बराबर है और सेम साइन का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन का होता तो क्या करते हैं, अगर अलग अलग साइन का होता तो सीधे ऐड कर देते, फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका साइन क्या होगा, पलट जाएगा, ये तो याद है ना, तो पलट जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है नहीं प्लस का है, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ से कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस का 2y और माइनस का 3y, तो इसका मतलब माइनस का y। ये देखो यहाँ पर देखो कितना है, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 20। अगर y की वैल्यू 20 आ गई है तो x की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर रखो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू कितना होगा 2y प्लस 10, y की वैल्यू 20 यहाँ रख दो तो 2 इंटू 20 प्लस 10, तो 20 दून 40 प्लस 10, 20 दून 40 प्लस 10, तो ये x आ जाएगा, 40 प्लस 10 कितना होता है 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। x किसकी उम्र थी, x थी नूरी की एज, यानी नूरी की प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, याद रखना ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ये आज जो एज है उसकी बात कर रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आई है 50, तो नूरी की उम्र 50 है आज और सोनू की उम्र 20 है। अब आप यहाँ से देख सकते हो जो कंडीशंस दे रखी थी उसी तरह से आई है, ठीक है। आंसर आ गया हमारा भाई, आंसर आ गया, ठीक है। नूरी की एज और सोनू की एज ही फाइंड करने को हमसे बोला गया था यहाँ पर। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी की जो उम्र है एज वो 50 साल है और सोनू की 20 साल है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी पार्ट 3 पर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं, पार्ट 3 ना, दूसरे का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट का जो सम है वो कहाँ है, कितना है 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो फाइंड द नंबर। देखिए बहुत लैंग्वेज को कैसे घुमा के यहाँ पर लिखा गया है ताकि आप समझ ना पाएँ, लेकिन आपको समझना है लैंग्वेज तभी तो सवाल होगा। तो कैसे, देखिए पहले नंबर और डिजिट में फ़र्क जानते हैं कि नहीं, नंबर और डिजिट में अगर फ़र्क नहीं जानते तो सवाल कैसे लगेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 245, तो ये 245 क्या है, 245 एक नंबर है जिसको बोलते हैं 245, ठीक। तो 245 ये लिखा हुआ है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3, यानी ये एक ऐसा नंबर है पूरा का पूरा जो 3 डिजिट से बना हुआ है। तो अगर हम कहें कि इनकी डिजिट का सम बताओ तो आप कहोगे 5 + 4 + 2, तो कितना हो गया 11 हो गया भाई, 5 4 9, 9 तो 11, इनकी डिजिट का सम कितना हो गया 11 हो गया। तो मैंने मान लिया कि 2 डिजिट का नंबर लेट द 2 डिजिट नंबर, let the 2 digits number is x into y, x into y नहीं xy। तो 2 डिजिट का नंबर हमने मान लिया xy कि भाई ये 2 डिजिट का नंबर है xy, और सवाल में कह रखा है कि 2 डिजिट का नंबर है, दोनों डिजिट का सम कितना है 9 के बराबर। तो फिर इसका मतलब सवाल में जो कह रखा है तो x + y 9 के बराबर है, जैसे यहाँ पर 11 के बराबर आप कह लोगे। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 तो आप बना ही लेंगे। आगे बात आती है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, तो वही है दोनों डिजिट का जो सम है, भाई 2 डिजिट का नंबर है x y, दोनों डिजिट का सम जो है x और y का कितना है 9। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी वो नंबर कितना है एक्स वाई है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो हमने कहा 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। सवाल की लैंग्वेज देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है।
एक्स वाई 9 टाइम्स दिस नंबर is 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Twice the number obtained by reversing the order of this number. अगर हम इस नंबर के डिजिट्स का यानी ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। अगर आप इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो 9 टाइम्स दिस नंबर यानी जो नंबर एक्स वाई है इसका 9 गुना करो तो वो बराबर होता है कि इसके 2 टाइम्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस। भाई लैंग्वेज में देखो ना, यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर डिजिट का ऑर्डर अगर रिवर्स कर दो तो ट्वाइस क्या बराबर है? तो हमने कहा ये चीज़ तो बराबर हो गई। ठीक है, इस तरह से बराबर लिखी गई है। ये दूसरे कंडीशंस की बातचीत की गई है यहाँ पर। अब आगे कह रखे हैं बताओ, उसके बाद क्या रखे हैं? उसके बाद यहाँ बोले हैं कि फाइंड द नंबर, नंबर बताओ, एक्स वाई बताओ। यानी एक्स वाई की वैल्यू अगर हम पता कर ले तो नंबर भी बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे आप सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या सॉल्व करना चाहते हैं? यहाँ पर तो आप कहेंगे एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा और 9 2 के बराबर होता नहीं है। ये कैसे? बिल्कुल नहीं। आप समझो, इस बात को समझो। एक्स वाई क्या चीज है आप समझो। एक्स वाई एक नंबर लिखा हुआ है। एक्स वाई क्या है? नंबर है। ठीक, जैसे एक नंबर यहां पर लिखा है हमने 15 हमने यहां पर एक नंबर लिख दिया। समझे आप? इस बात को समझे। 15 यहां पर नंबर लिखा हुआ है। अगर हम इसके नंबर के डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें, नंबर की डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा? 51। और 15 और 51 में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस 15 और 51 में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये किसी हाल में एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तो एक्स वाई यहाँ लिखा है, यहाँ वाई एक्स लिखा है। समझ रहे हैं? 15 और 51 में बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पर कोई एक नंबर है 75, कोई एक नंबर है 75। अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो कितना आएगा? 57। और 57 और 75 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे कटने वाले थोड़े नंबर हैं, तो फिर ऐसे कैसे काट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स वाई और वाई जेड वाई एक्स अलग अलग नंबर हैं। ठीक, लेकिन एक बात इसमें जो कॉमन है वो ये कि आप एक चीज़ देखो कि 15 को क्या लिख सकते हो? 15 को लिख सकते हो 10 इंटू 1, 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। 15 को लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? भाई ये वंस है, ये यूनिट डिजिट है, और ये टेंस है, टेंथ डिजिट है। भाई इकाई और ये दहाई, तो 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। आप देखो ना, 10 बन जा 10 और प्लस 5 करना 5, मतलब 5 बन जा 5, तो 10 5 15 आ गया। 15 को ऐसे लिखा जा सकता है नंबर, क्योंकि वंस टेंस वाला कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ भी वंस टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10, तो 5 10 जा 50 और 1 का 1 से तो 51 आ गया। ठीक, ये बात लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते भाई। वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है, वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट। देखो, आप 9 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आप देखो ऐसे इस नंबर को कैसे लिख सकते हो? इस नंबर को कैसे लिख सकते हो? इस नंबर को लिख सकते हो x इंटू 10 प्लस x इंटू 10 और y इंटू 1। लिख सकते हो कि नहीं? अरे ये यूनिट डिजिट पे है y, तो y इंटू 1 यूनिट डिजिट पे है, वंस डिजिट पे है, और ये 10th डिजिट पे है, तो 10 इंटू एक्स। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो 10 इंटू वाई, यानी y इंटू 10 लिखो, y इंटू 10 प्लस x इंटू 1, x इंटू 1। अरे लिखा हमने यही चीज़ है। आप अगर मल्टीप्लाई करके अगर आप लिख रहे हो तो एट द एंड आना तो 15 ही है। ये एक्स वाई लिखने का एक तरीका है, वंस और टेंस के फॉर्म में, या प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। हाँ, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको सबको पता होगा, प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को लिखने का तरीका है, फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक, अच्छा, ये जब कंप्लीट हो, ये जब हमने लिख लिया तो अब आगे देखो। यहां से क्या हो जाएगा? यहां से 10x हो गया प्लस वाई
9, यहाँ से 2 टाइम्स 10y प्लस x, तो 9 दहम 90 x 9y 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 का नाम 9y, और इधर देखते हैं 20y 2x, 90x इधर है, इधर क्या है 90x है, और इधर x, इधर 2x इधर लाओगे तो 90x को एक तरफ ले जाते हैं, y को एक तरफ ले जाते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो 90x यहाँ पर है, 2x उधर से आएगा माइनस का, और यहाँ पे देखो 20y यहाँ पर है और 9y उधर जाएगा, तो 90x माइनस 2y कितना हो गया, तो आप कहोगे 88x, और यहाँ से देखो कितना निकल गया, तो आप कहोगे 11y, 11y आ गया, ये कितना आ गया 11y आ गया। अरे आप देखो ना 20 माइनस 9 कितना हुआ, तो 20 माइनस 9 11 हो गया, 11 8 88, भाई 11 8 जा 88, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 8x इज इक्वल टू वाई, यानी y की जगह आप 8x, क्या दूसरा इक्वेशन मिल गया क्या आपको, ये दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया, y की जगह आप 8x रख सकते हो। इससे ये पता चला हमें, इससे क्या पता चला कि y की जगह 8x रख सकते हो। दूसरी कंडीशन से एक बात निकल के आई है, दूसरी कंडीशन से एक बात ये निकल के आई कि y की जगह आप 8x रख सकते हो। अगर y की जगह आप 8x रख सकते हो तो यहाँ पर 8x रख दो, यहाँ पर 8x रख दो। अगर 8x वहाँ पर रखते हो तो देखो x प्लस, अगर y की जगह 8x रख दे सकते हो तो 8x और ये 9 के बराबर हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 9, तो 9x बराबर 9 के, तो x बराबर 1 के। अगर x 1 के बराबर है तो x 1 के बराबर है तो x यहाँ पर रख देते हैं, 1 यहाँ रख देते हैं, तो y कितना आ गया है, तो ये y 8 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा y 8, इसका मतलब y 8 के बराबर है, x बराबर 1 हो जाएगा, y 8 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर आ गए, तो सॉल्यूशन आ गए दोनों इक्वेशंस के। तो ये दूसरी इक्वेशन फॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट आगे y 8x के बराबर है, y की जगह 8x रखा जा सकता है। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो फिर नंबर बता दो, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 1 आई है ना, x की वैल्यू 1 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 8 आई है। इसका मतलब नंबर जो रहा होगा वो 18 रहा होगा, नंबर जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो नंबर 18 था, ठीक है। फाइंड द नंबर इसमें बोला है, तो फाइंड द नंबर 18 आए। अब देखो दोनों नंबरों की डिजिट का सम देखो, तो 8 प्लस 1 9, देखो दूसरी कंडीशन क्या थी कि नंबर को पलट देने पर क्या होता था कि नंबर जैसा है उसका 9 गुना करो, तो नंबर जैसा है कितना है 18xy, 18 ना भैया, वही 9 गुना करना है 18 का, तो 162, ठीक भाई 9 8 72, 9 का 9 716, ठीक 162। अब उसके बाद नंबर को पलट दो, तो नंबर को पलट दिया हमने, कर दिया नंबर को पलट दिया, तो अगर रिवर्स कर दिया तो 81 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 81 को 2 से तो 162, तो देखो बराबर है, कंडीशन फॉलो कर रहा है दोनों, 8 प्लस 1 9 वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। नंबर 18 यही नंबर आपको निकालना था, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और पार्ट नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रा 2000 रुपये निकालने मीना बैंक जाती है। सी आस्क द कैशियर्स टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली, मतलब 2000 रुपये उसको चाहिए, लेकिन उसने ये बताया, शर्त ये रखी है कि सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए उसे, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, 25 नोट उसे दे देता है कैशियर मीना को। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100, ठीक है। तो 50 रुपये के नोट कितने रहे होंगे और 100 रुपये के नोट कितने रहे होंगे, बहुत सरल सवाल है और मेरा यह मानना है कि बहुत सारे बच्चे ने ये सवाल सॉल्व भी कर लिया होगा, बहुत सरल सवाल है, ठीक है। देखिए अगर 2000 रुपये निकालने हैं, 50 और 100 रुपये के नोट ही चाहिए उनको, 2000 रुपये निकालने हैं, तो कैसे सवाल ये सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखो कि मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोट let the number of notes of 50 rupees is x and
दैट ऑफ 100 रुपीज इज वाई। भाई 50 रुपए के नोट जो मीना को मिले, मानते हैं हम कि x मिले, और 100 रुपए के नोट जो मिले मीना को वो मानते हैं हम y मिले। तो अगर 50 रुपए के x नोट मिले तो 50 इंटू एक्स इतना रुपया मिल गया, और 100 रुपए के अगर y नोट मिले तो 100 इंटू वाई इतना रुपये मिले। लेकिन दोनों को जोड़ के तो इससे 2,000 रुपये मिले ना, निकालने तो 2,000 गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गई यहाँ से देखो। लेकिन कह रखे हैं नहीं, अगर x 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं तो टोटल इससे 25 नोट ही मिलते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन बन गई है। टोटल तो भाई नंबर ऑफ नोट x के कितने हैं, x क्या है, नंबर ऑफ नोट हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 इज x। तो x 50 रुपए के नोट हैं, y 100 रुपए के नोट हैं, नंबर ऑफ नोट, दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को कंप्लीट करने के बाद हमें नहीं लगता कि सवाल हमें आगे लगाने की ज़रूरत होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि आगे सवाल लगाने की जरूरत, क्योंकि 50 से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करेगा इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 तो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब सवाल एक्स वेरिएबल कैंसिल करेगा, वाई निकल आएगा। वाई क्या होगा, वाई होगा नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज़ के नोट। देखो कर ही देते हैं हम यहाँ पर, सॉल्व भी कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को आप 50 से मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई करना है ये पता होगा, 50 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम x का कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं। x का कोफिशिएंट बराबर इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम जब x को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट बराबर करना चाहिए। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो y का कोफिशिएंट बराबर करो, लेकिन y का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सीधे क्या करते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या मिलेगी, 50 से हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगी, 50x प्लस 50y इंटू 25 पंचे 125 1250। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको 50 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मिली है इक्वेशन नंबर 2, ये भी तो इक्वेशन नंबर 2 ही है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखो, पहले वाली ऊपर वाली 50x प्लस 100y इसको टू 2000। ऊपर वाली इक्वेशन लिखो, फिर नीचे वाली लिखो 50, दूसरी वाली इक्वेशन 50y इसको टू 1250। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो जाएगा भाई। माइनस का 50x प्लस का 50 कैंसिल होगा, 100 में से 50 जाएंगे तो 50y। ये कितना आएगा, तो 50 13 750, ये कितना आएगा 750। माइनस का 750 नहीं 2000 से 1250 घटा रहे हो तो प्लस का 750 आएगा। ठीक है, 750 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 750 बटे 50। तो यहाँ से कैंसिल हो गया 0 0, और y की वैल्यू आ गई 5 गुना 5, 2 बचा 5 5 25, y की वैल्यू 15 आ गई। तो y 15 आ गया तो फिर x भी तो आ जाएगा। y यहाँ पर 15 रखो, यहाँ पर 15 रखो। अगर यहाँ पर आपने 15 रखा, उधर माइनस करोगे तो 25 माइनस 15 10 बचेगा, यानी x कितना आ गया, 10 आ गया। x 10 आ गया, y 15 आ गया, तो 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25 नोटें हो गई। तो बस यही आ गई, यानी इसका मतलब y कितना है, y 15 है। ठीक है, y कितना है, 15 है, और x कितना है, 10 है। सवाल क्या बोला था कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो 50 रुपए के नोट कितने रिसीव किया इसने, बताइए 50 रुपए के कितने नोट। तो 50 रुपये यानी x है नंबर ऑफ नोट्स, x क्या है नंबर ऑफ नोट 50 रुपए के, तो x की वैल्यू आई है 10। इसका मतलब 10 नोटें 50 की मिलेंगी और 15 नोटें जो मिलेंगी इसको वो 100 की मिलेंगी। ठीक, ये हमारे सवाल का सॉल्यूशन है। देखा कितना सिंपल सॉल्यूशन है, बस यहीं तक आपको सोचना है, मेहनत यहीं पर है। इसके बाद तो वही पैटर्न अपनाना है जो बार बार हम करते आ रहे हैं। ठीक, अगला सवाल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं, पांचवा पार्ट। अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे दे आफ्टर।
यानी कुछ बुक्स देने वाली लाइब्रेरी, मतलब किराए पर बुक्स देती है पढ़ने के लिए, उनका कुछ चार्ज करती है। तो पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है, उसका फिक्स चार्ज है। फॉर द फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी 3 दिन के बाद अगर कोई बुक रखोगे उस लाइब्रेरी से, अगर आपने बुक खरीदी तो बुक ली मतलब पढ़ने के लिए, तो 3 दिन का चार्ज फिक्स है, वो चाहे जो बुक लो, 3 दिन का चार्ज फिक्स है उसका। 3 दिन के बाद अगर आप बुक रखते हो तो पर डे का अलग चार्ज है उसका, ठीक है। सरिता paid 27 for a book kept for the 7 days, while Susi paid 21 for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज यहाँ पर let the fixed charge of बुक का जो है फिक्स चार्ज यही ना फॉर द फर्स्ट, तो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, मतलब ठीक है, ऑफ लाइब्रेरी फॉर द 3 डेज के लिए। तो फिक्स चार्ज हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेट द फिक्स चार्ज इज X रुपी एंड चार्ज आफ्टर 3 डे। 3 दिन के बाद जो पर डे का चार्ज है, यानी चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज, तो चार्ज ऐसे लिखेंगे, चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज इज Y रुपीज। यानी फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है X रुपया, और 3 दिन के बाद जो पर डे का चार्ज पड़ता है वो Y रुपीज। ठीक ठीक। सरिता ने बुक लिया तो सरिता ने किताब ली तो 27 रुपये पे करती है सरिता, जबकि अगर हम बात करें सुशी की तो ये जो पैसा पे करती हैं कितना है 21 रुपीज़। ठीक है, 21 रुपीज़ पे करती है। तो बताना है फिक्स चार्ज कितना रहा होगा उस लाइब्रेरी का और चार्ज पर डे कितना रहा होगा। आप एक चीज़ देखो कि अगर फिक्स चार्ज को आपने X रुपीज़ माना है, X रुपीज़ फिक्स चार्ज, और चार्ज पर डे को आपने माना है आफ्टर 3 डेज Y रुपीज़, तो जो ये किताब लिए हैं 27 रुपये पे किए हैं, कितने दिन के लिए लिए थे 7 डेज के लिए। सरिता 7 डेज के लिए 7 डेज, तो सरिता ये 27 रुपये करती हैं पे फॉर द 7 डेज, फॉर 7 डेज, और ये फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए किताब लेते हैं। ठीक, तो आपको नहीं लगता कि ये जो फिक्स चार्ज है और चार्ज पर डे है, इसका मतलब 7 दिन के लिए अगर किताब इन्होंने रखा 7 दिन के लिए, तो 3 दिन का चार्ज जितना पड़ा होगा फिक्स वो तो फिक्स होगा ही होगा, लेकिन 3 दिन के बाद 4 दिन एक्स्ट्रा किताब रख ली, तो 4 दिन एक्स्ट्रा किताब, तो पर डे का चार्ज वाई था और 4 दिन तक रख दी तो 4Y, यानी 4Y चार्ज भी इसमें इंक्लूड है। यानी यहाँ पर फिक्स चार्ज भी है और यहाँ पर चार्ज पर डे 4 दिन का चार्ज एक्स्ट्रा जो है वो भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो भी लिखा है, और बाकी यहाँ पे देखो ना 7 बोले तो 3 + 4 और 5 बोले तो 3 + 2। आपको पता होगा 3 को हम क्यों अलग करें, क्योंकि 3 दिन का जो है फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन का। इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा 2 दिन का, यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा 4 दिन का। ये बात आपको समझ में आ रही? बिल्कुल। तो हमने एक्स चार्ज जो माना है वो फिक्स चार्ज माना है 3 दिन का, और वाई जो चार्ज माना है वो 3 दिन के बाद का चार्ज माना है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि ठीक है 3 दिन का चार्ज हमने एक्स माना है, तो पहली कंडीशन जो इनके लिए है सत्ता के लिए वो एक्स मान लो, 3 दिन का चार्ज, 3 दिन का चार्ज एक्स, और एक्स्ट्रा कितने दिन रखे, तो इन्होंने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा। अगर 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो 1 दिन का चार्ज हम 3 दिन के बाद मान रहे हैं वाई, 1 दिन का चार्ज वाई माने हैं, तो 4 दिन का चार्ज कितना होगा, तो 4 दिन का 4 × Y होगा,
और 3 दिन का फिक्स चार्ज था x, तो x प्लस 4y और टोटल चार्ज कितना है 27 रुपये पे किया है, तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में 3 दिन का चार्ज कितना माना था, 3 दिन का चार्ज तो हमने मान ही लिया था x, लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 days इज x, ठीक है। तो यहाँ पर x है 3 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन तक किताब एक्स्ट्रा रखा है ना, तो 2 इंटू वाई, और 1 दिन का चार्ज 3 दिन के बाद जो है वो y रुपया पड़ता है, तो 2 दिन का 2y आ जाएगा। और इसको अगर आप ऐड कर लोगे तो टोटल इनके पास जो है 21 दिन तक बुक रही, 21 रुपये इन्होंने पे किया। तो 2 इक्वेशन आ गई हैं यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गई। इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए 2y, और यहाँ कितना आ गया तो 6। 27 माइनस 21 कितना होता है 6 होता है ना। तो y की वैल्यू क्या कितनी आ गई, तो 2y बराबर हो गया 6 के, तो y के बराबर हो गया 3 के, y बराबर हो गया 3 के। अगर y 3 के बराबर है तो इन दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू कहीं भी रख दो, जैसे इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखें या दूसरी इक्वेशन, तो आपको अगर दूसरी में रख दो, नहीं चलो इस बार पहली में रख देते हैं y की वैल्यू 3। तो अगर पहली में y की वैल्यू 3 हमने रख दिया, तो x प्लस y की वैल्यू 3 हमने रख दिया 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस 4 3 12, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3, ठीक, x की वैल्यू 15 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। हमने क्या माना था x को माना था फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज कितना 15 रुपया, यानी उस लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है कितना 15 रुपया, वो भी 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद 1 दिन का पर डे चार्ज पढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसको 3 दिन के बाद हमने जो पर डे का चार्ज है, 3 दिन के बाद का पूरा चार्ज नहीं है वाई, 3 दिन के बाद पर डे का चार्ज है, इसलिए लिखा है ना चार्ज पर डे आफ्टर 3 days इज वाई, ठीक है। तो वाई है, वाई इसका मतलब पर डे का चार्ज, 3 दिन के बाद पर डे का चार्ज होगा 3 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 रुपीज़, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 रुपीज़ पर डे, ये हो जाएगा पर डे। अगला आगे का पर डे, तो आप यहाँ से देखो ये निकाल सकते हो जो कंडीशंस दी गई हो, ठीक। तो यहाँ से जो है फिक्स चार्ज कितना आ गया 15 रुपया, और 3 दिन के बाद जो पर डे का चार्ज है वो कितना होगा 3 रुपीज़ पर डे। अब जितना एक्स्ट्रा रखोगे, जैसे मान लो आपने किताब ली 10 दिन रख लिया, तो 10 दिन रख लिया तो 15 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, जो कि 3 दिन का चार्ज होगा। और 10 दिन तक किताब आपने रखी, तो 10 दिन तक रखी तो 3 दिन का चार्ज 15 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद 7 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1 दिन का 3 रुपया है तो 7 दिन का 21 रुपये, तो 21 प्लस 15 ऐड कर दोगे वहाँ पर, ठीक। तो बाकी एक्स्ट्रा जितना भी दिन रखोगे उसके 3 रुपये के पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। वही कंडीशन यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मेंशन रखा है, ठीक। तो यहाँ से कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड की, यानी यहाँ पर जितने भी सवाल हम यहाँ पर सॉल्व किए सब एलिमिनेशन मेथड से थे। बाकी सवाल की इक्वेशंस को भी बनाना था और एलिमिनेशन मेथड से सवाल सॉल्व करने थे। तो एक्सरसाइज 3.4 यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट होती है, और इसके बाद हम सीखेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली जो एक्सरसाइज है वो इसके बाद होगी एक्सरसाइज 3.5, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह से मैथमेटिक्स क्लास 10th का बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ समझनी है और पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के